हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड एचईजी लिमिटेड। क्या करती है कंपनी, बिजनेस मॉडल समझते हैं। वाइल हैव मेड अर्लियर वीडियो एज वेल फॉर Q3 ऑन दिस, बट जस्ट अ स्मॉल रिकैप। सो बेसिकली दे मेक द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता क्या है? सो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बेसिकली एक कंज्यूमेबल होता है। जो स्टील जो प्रोडक्शन होता है, स्टील दो तरीके की फर्नेस से प्रोड्यूस हो सकता है। तो एक होता है ब्लास्ट फर्नेस, जो कि बेसिकली मोर कार्बन एमिशन करती है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस, जिसके अंदर इस मोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक से चलती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस होती है उसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज होता है। बट जस्ट टू माइंड यू, इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस जो है उसकी कॉस्टिंग या उसमें स्टील प्रोडक्शन की कॉस्टिंग वे हायर आती है देन द ब्लास्ट फर्नेस, ड्यू टू वट एवर world moving through the green energy and less carbon emission and everything, eventually पूरा स्टील का जो प्रोडक्शन है वो मूव हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस टू योर इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस। इनफैक्ट जो आपके यूएस और यूरोप और ऑल दीज डेवलप कंट्री है वो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। नाउ जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस पे स्टील का प्रोडक्शन मूव होगा, वैसे वैसे आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। Now just to give you a scenario on the industry, so electronic arc furnace का जो न्यू कैपेसिटी है वो 20 मिलियन टन की ऑलरेडी आ चुकी है लास्ट 1 और 2 ईयर्स में, और FY28 तक एक्सपेक्टेशन है कि देयर विल बी एडिशनल 60 मिलियन टन की कैपेसिटी आएगी, और FY30 तक कुल मिला के ये 20, 60 प्लस अनदर 30 मिलाकर कुछ 100 to 110 मिलियन टन की एडिशनल कैपेसिटी आएगी इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस की। और ड्यू टू दिस इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस की कैपेसिटी, देर विल बी एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ 2 लाख टन ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो दिस इज हाउ द इंडस्ट्री शेपिंग अप, मतलब डिमांड को लेके कोई कमी नहीं आने वाली है और बढ़ने वाली है। नाउ सप्लाई साइड पे अगर हम देखेंगे तो सप्लाई साइड में भी द कंपनी सेट जो एचईजी लिमिटेड है उसका सबसे लास्ट प्लांट आया था 1978 में। उसके बाद में कोई न्यू कैपेसिटी नहीं आई उसकी, और किसी ने नई कैपेसिटी एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट भी नहीं किया एक्सेप्ट एचईजी। एचईजी ने अपनी कैपेसिटी रिसेंटली 80,000 मेट्रिक टन से 1 लाख मेट्रिक टन कर दी है, और 1 लाख मेट्रिक टन से नाउ दे आर मूविंग टू 1,15,000 मेट्रिक टन। बट वो कैपेसिटी 1 लाख टू 1,15,000 होने में भी उन्हें 2 साल लगेंगे। मतलब दिस इज हाउ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज देयर इन टर्म्स ऑफ पुटिंग अ प्लांट फॉर इलेक्ट्रॉनिक दिस graphite electrode. So this is that's the major mode for the company. Now just to give you a sense on that, while this is completely moat और इतने साल में कैपेसिटी लगी है, प्लस जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को प्रोडक्शन करना है उसमें भी कम से कम मतलब it takes 2 months to as high as 4 months to produce it. But in spite of that, and there is only 4-5 supplier by the way in the world, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मेजर सप्लायर जो है, मतलब जो जापानीज सप्लायर है, यूरोपियन सप्लायर है, दोज आर ब्लीडिंग, मतलब वो प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी 2 कंपनीज हैं अदर देन एचईजी, देयर इज 1 मोर कंपनी। सो एचईजी इज मेकिंग अ डिसेंट प्रॉफिट। उसका रीजन ये है, एचईजी सेज दैट वी हैव द 1 सिंगल प्लांट नियर भोपाल जिसकी कैपेसिटी अब 1 लाख मेट्रिक टन हो गई है, एंड देन इट इज बिकमिंग 115। सो दे हैव डन देन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन दिस एंड दैट, सो दैट इज लीडिंग टू देयर कॉस्ट ऑफ द competitiveness and everything, and that's how they are profitable. But rest other companies they are not profitable. And उसमें भी just to give you a point, this industry is completely cyclic. मतलब जैसे स्टील इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी वहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, this being consumable, अचानक से there will be more demand, and the moment more demand will come, eventually the price will go skyrocket. In fact 3-4 years back इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी, स्काई रॉकेट हो गई थी कि मतलब द सेम थिंग जो अभी X प्राइस पे बिकती है वो 4X पे बिक रही थी। सो दैट्स हाउ द कंप्लीट साइकिल। एंड माइंड यू, अगर किसी चीज़ के 3-4 सप्लायर ही हैं तो एक की भी अगर कैपेसिटी किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से डाउन हो जाती है तो इवेंचुअली डिमांड सप्लाई गैप बहुत बढ़ जाता है, और दैट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस। सो दैट्स बेसिक सिनेरियो अबाउट द इंडस्ट्री। नाउ कमिंग टू द कंपनी स्पेसिफिक, अगर हम कंपनी की बात करें, कैपेसिटी वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। अगर कंपनी के Q4 के नंबर्स की बात करें तो उनकी रेवेन्यू जो बढ़ी है वो 12.3% से बढ़ी है, वॉल्यूम 20% से बढ़ा है, मतलब रियलाइजेशन कम हुआ है। अब रियलाइजेशन पे किसी ने पूछा कि भाई क्यों कम हो गया आपका रियलाइजेशन, तो दिस ये मिक्स इम्पैक्ट है, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज इवेंचुअली ड्यू टू दिस मिडिल ईस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स की वजह से देयर ओवरऑल डिमांड गॉट इम्पैक्टेड। सो दैट्स वेयर दे हैव टू सेल टू अदर कंट्रीज एंड एवरीवेयर, सो दैट लेड टू ऑल दिस
द रियलाइजेशन लोअर. बट फुल ईयर का ग्रोथ का बात करें तो फुल ईयर दे हैव ग्रोन बाय 20% फ्रॉम रेवेन्यू परस्पेक्टिव. फुल ईयर में इनफैक्ट EBITDA हैज ग्रोन बाय 54% एंड पैट हैज ग्रोन बाय 197%. बट Q4 के EBITDA और पैट की बात करें तो Q4 का EBITDA डी ग्रोन बाय 14% एंड पैट डी ग्रोन बाय 54%. अब उसका रीज़न क्या है? Q4 में दे हैव डन सम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अर्लियर. उसका जो ओवरऑल जो फॉरेक्स इम्पैक्ट है, क्योंकि क्या हुआ है कि Q4 में स्पेसिफिकली जो USD 5% से अप्रिशिएट हो गया वर्सेस रुपी, तो वो उसका पूरा इम्पैक्ट ही नहीं लेना पड़ा. तो Q4 पर से वॉज बैड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज जितना भी आपका फॉरेक्स का इम्पैक्ट है वो उनको बुक करना पड़ा. बट मैनेजमेंट ने ये भी एश्योर कर दिया है कि भैया दिस वॉज वन ऑफ, बिकॉज इवेंचुअली वन इज दिस अनरियलाइज. अगर सपोज कल के दिन में रुपये अप्रिशिएट होता है, डॉलर डिप्रिशिएट होता है, तो जितना भी हमने बुक किया है वो रिवर्स हो जाएगा. अज्यूमिंग ये पूरा गया भी, तो फ्यूचर के क्वार्टर में देयर विल नॉट बी इम्पैक्ट. इनफैक्ट दे हैव रीअश्योर कि जो उनका EBITDA मार्जिन 15 to 20% की रेंज में रहता है वो रहा है Q4 में, अगर ये इम्पैक्ट निकाल दें तो. और फ्यूचर में ऑल्सो Q1 Q2 के लिए दे हैव गिव द गाइडेंस ऑफ अराउंड 15 to 20% EBITDA मार्जिन. प्लस सिंस दिस इंडस्ट्री इज लॉन्ग साइक्लिंग इंडस्ट्री, they have already ordered till September, wherein their price is sort of already closed, because some analyst asked that कि भाई आपका फ्रेट का कॉस्ट बढ़ गया है, फॉरेक्स का इम्पैक्ट आ गया है, रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ रहा है, तो आर यू गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस? So they said yes, will increase, but that will get impacted from H2 because H1 के ऑर्डर ऑलरेडी डन एंड डस्टेड है. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव they were very clear. नाउ कमिंग टू रॉ मटेरियल पीस, इनका मेजर रॉ मटेरियल है वो है कि निडल कॉक करके, जो क्रूड से बनता है. तो जैसे ही क्रूड का प्राइस बढ़ता है, निडल कॉक का प्राइस बढ़ जाता है. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मैनेजमेंट कीप ऑन डूइंग ऑल द सॉर्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द रॉ मटेरियल सप्लायर. जैसे ही कोई भी ऑर्डर आता है दे कीप ऑन डूइंग ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट. सो इनफैक्ट जैसे सितंबर तक का उनका सेल्स का ऑर्डर बुक है, वैसे ही उन्होंने निडल कॉक का भी बुक कर दिया है. एंड इनफैक्ट उन्होंने एक जस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है. दैट कंपनी नेम इज ग्रेफटेक. और वो ग्रेफटेक में दे हैव डन इन्वेस्टमेंट. वन इज उनके शेयर खरीदे, वो शेयर का प्राइस गिर गया, उससे उनको लॉस हो रहा है, स्टफ लाइक दैट. बट उसका जो मेजर रैशनल मैनेजमेंट ने बोला, वन इज ऑब्वियसली देयर आर लिमिटेड सप्लाई, नई कैपेसिटी नहीं आई, तो दे वांटेड टू कीप मोर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस इंडस्ट्री ओनली. एंड दूसरा उन्होंने बोला जो ग्रेफटेक है उसका 70-80% जो है वो निडल कॉक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है. तो मतलब अगर लेट सपोज कल के दिन में सप्लाई कंस्ट्रेंट आती है मार्केट में, तो वन इज पीपल विल मेक मनी ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइस ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, बट एट द सेम टाइम दे विल मेक मोर मनी स्पेसिफिकली द ग्रेफटेक, बिकॉज उनका निडल कोक का प्राइस भी बढ़ जाएगा. बिकॉज इवेंचुअली जब भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का प्राइस बढ़ता है, निडल कोक का प्राइस भी बढ़ जाता है. तो दैट सिनर्जी दे सी. इसके अलावा अगर कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करें तो दे हैव क्रिएटेड अ ओनली ओन सब्सिडरी जिसका नाम है HEG ग्रीन टेक. उसके अंदर दे आर गोइंग टू मेक द ग्रेफाइट डेरिवेटिव्स एंड ग्रेफाइट अदर सिंथेटिक ग्रेफाइट एंड एवरीथिंग. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ. जहाँ तक मैं कंपनी की वैल्यूएशन की बात करूँ तो अभी उनका जो PE है वो 34 है. नाउ अगर मैं बात करूँ पिछली प्रॉफिटेबिलिटी की, Q4 तो एनी विच वी कांट टॉक. लास्ट ईयर का फुल ईयर का प्रॉफिटेबिलिटी 197% है, मतलब 2x हुआ है. बट दैट ऑल्सो लेट्स कीप असाइड. नाउ कंपनी हैज ग्रोइंग रेवेन्यू बाय 20%, अज्यूमिंग दे विल कीप ऑन ग्रोइंग बाय रेवेन्यू 20%. एंड लास्ट ईयर का नंबर सप्रेस है ड्यू टू Q4 की प्रॉफिटेबिलिटी, दैट 4x का इम्पैक्ट है. अगर मैं उसको नॉर्मलाइज कर दूँ तो डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी विल ग्रो नेक्स्ट ईयर मोर देन 30%. सो उस परस्पेक्टिव से द पैग रेशियो कम्स 1. सो ऑन अ पैग रेशियो ऑफ द 1, company seems okay, but at the same time we need to keep in mind that company is in very cyclic industry. ठीक है, स्टील का प्राइस बढ़ेगा, स्टील का डिमांड बढ़ेगा तो इनका कंजम्पशन बढ़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस पे लोग मूव करेंगे तो इनका डिमांड बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा. They are very cost conscious, they're cost competitive, that's the reason they are profitable. Other players are not profitable, they are trying to increase the price. They say that this is something they have already sort of tolerated everything, industry has tolerated everything, अब price ऊपर जाने वाला है. So those things are there. So we need to keep in mind that this is not very secular industry, secular company. So it may go anywhere. So very much dependent on the steel industry. But good, interesting company to sort of observe and watch. No buy and sell recommendation. Thank you.